29 मार्च 2025 भरूच, गुजरात शहर के भोलाव इलाके में एक गंदा नाला है। उसके अंदर एक प्लास्टिक का बैग था जिसे कुत्ते खींचकर ला रहे थे। संदिग्ध अवस्था में मिला हुआ एक ऐसा बैग जिसे देखकर लोगों की भीड़ आसपास इकट्ठा हो गई और उन्होंने जब उसके अंदर देखा तो लोगों के होश गुम हो गए, क्योंकि उसके अंदर कुछ और नहीं बल्कि इंसानी कटा हुआ सर था। लोग देखकर के हैरत अंगेज हो गए, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर ये कौन शख्स था जिसका कटा हुआ सर यहाँ पर मिला। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सर को अपनी हिरासत में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब ये बात तो जाहिर हो चुकी थी कि मामला कत्ल का है। जब किसी का कटा हुआ सर गंदे नाले के अंदर से मिला है तो जाहिर सी बात थी कि मामला कत्ल का ही होगा। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की घटना है गुजरात के भरूच इलाके की। यहाँ पर एक नाले में एक पॉलीथीन मिलती है और कुत्ते उसे खींच खांच करके ला रहे होते हैं। वो ला करके उसे आपस में झड़प रहे होते हैं और पन्नी को फाड़ देते हैं। आसपास के कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं और जाकर जब देखा जाता है कि उस पॉलीथीन के अंदर ऐसा क्या है तो देख करके सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर इंसानी कटा हुआ सर था। अब इंसानी कटे हुए सर को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तुरंत पुलिस को इत्तला दी जाती है। पुलिस को इत्तला देने के बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचती है और सब जो कटा हुआ सर होता है उसे अपने कब्जे में ले लेती है। कटे हुए सर को मोर्चरी पहुंचाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। अब बात शुरू होती है कि इसकी शिनाख्त की जाए। इसी के साथ जो वहाँ के थाने होते हैं, 31 थानों में, भोलाव इलाके के 31 थानों में 35 से 40 साल के जितने भी व्यक्ति थे, उनकी जो गुमशुदगी थी, उनकी शिनाख्त के लिए वो फोटो यानी जो उसका कटा हुआ सर होता है उसे भेज दिया जाता है और शिनाख्त करनी चालू हो जाती है। अब ऐसे ही चल रहा होता है तो पुलिस को लगता है कि ये मामला आखिर कत्ल का है, तो बाकी जो धड़ है और अन्य जो शरीर है वो भी आसपास मिलना चाहिए। पुलिस रुकती नहीं है और भरूच इलाके के आसपास के जितने भी जगह होती हैं वहाँ पर टुकड़ों को या लाश को ढूंढना शुरू कर देती है। धीरे धीरे अब पुलिस जैसे जैसे शिनाख्त करती जाती है, कभी उन्हें कटा हुआ पैर मिलता है, कभी कटा हुआ धड़ मिलता है और अंत में मिलता है कटे हुए हाथ। 4 दिन तक 4 टुकड़ों में, मतलब 4 दिन तक 9 टुकड़ों में उस व्यक्ति की उन्हें लाश मिलती है, लेकिन अब भी उस व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। उसी के साथ एक ऐसी चीज मिलती है जिसकी पुलिस को बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कोई क्लू मिल जाए जिससे हम इस व्यक्ति की पहचान कर सकें और इस व्यक्ति तक पहुंचा जा सके, क्योंकि पुलिस जल्द से जल्द इस केस को सुलझाना चाहती थी। अब बात थी सबसे पहले शिनाख्त की, तो ऐसे में पुलिस को क्या मिलता है? एक कटा हुआ हाथ। कटे हुए हाथ पर एक टैटू बना हुआ होता है, उस पर लिखा हुआ होता है सचिन। अब ये बात तो जाहिर हो गई थी कि मरने वाला व्यक्ति जो था उसका नाम सचिन था। अब वहीं के एक डिवीजन थाना होता है, वहां पर होता कुछ ऐसा है कि जिस दिन कटा हुआ सर मिला था उसके सही एक दिन पहले डिवीजन थाने के अंदर एक सचिन नाम के व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उसी के छोटे भाई ने, उसी के छोटे भाई मोहित चौहान ने। उन्होंने बताया कि उनके जो भाई हैं सचिन, वो गुम हो गए हैं। उनसे अचानक से उनकी मैसेज पर बात हो रही थी, फिर कॉल पर बात होनी बंद हो गई, अंततः उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उनके साथ में मोहित चौहान और उनके दोस्त शैलेंद्र दोनों ने जाकर के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी गुमशुदगी की। अब उन्हें बुलाया जाता है, शिनाख्त करवाई जाती है। जैसे ही शिनाख्त करवाई जाती है तो भाई के देख करके होश गुम हो जाते हैं, वो बदहाल हवास में गिर जाते हैं और पहचान
कर लेते हैं कि ये उन्हीं के भाई हैं। उनका नाम है सचिन चौहान, जो यूपी के बिजनौर के रहने वाले थे और यहीं पर भरूच में रह कर के भरूच की फैक्ट्री में कई सालों से कार्य कर रहे थे। अब जो उनकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है वो कराने वाले उनके भाई और उनके दोस्त होते हैं। अब ये बात जाहिर हो चुकी थी कि मरने वाला सचिन था, सचिन चौहान। अब पुलिस के पास बात आती है कि आखिर कत्ल क्यों किया गया और आखिर किसने किया। जांच की जाती है तो पता चलता है कि मरने के बाद भी सचिन का जो मोबाइल था वो चालू था और वो नाते रिश्तेदारों से संपर्क में थे। मगर इसमें एक जो संदिग्ध बात थी वो ये थी कि वो सिर्फ मैसेज से बात कर रहे थे, किसी से कॉल पर बात नहीं कर रहे थे। ये बात सीधा शक के दायरे में आती है कि आखिर ऐसा कैसे था कि जो व्यक्ति जीवित है वो कॉल अवॉइड कर रहा है और सिर्फ मैसेज पे बातें कर रहा है, और कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि वो मैसेज पे बातें करना भी बंद कर देता है और फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब देखा जाता है जब कॉल डिटेल चेक करवाई जाती है तो आखिरी बात उनकी होती है शैलेंद्र से, जो उनके दोस्त थे, जो उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने उनके भाई के साथ आए थे। तो पुलिस, जाहिर सी बात है कि पुलिस की पूछताछ बनती है। अब ढूंढा जाता है शैलेंद्र को, लेकिन अब पुलिस का शक तब और भी ज़्यादा पुख्ता हो जाता है जब शैलेंद्र गायब हो जाते हैं और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। अब पुलिस सीधा छापा लगाती है और यूपी के बिजनौर इलाके से शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। शैलेंद्र शुरू में एक झूठी कहानी सुनाते रहते हैं, झूठी कहानी में उलझाते रहते हैं, नहीं मानते, लेकिन जैसे ही पुलिस सख्ती बरतती है तो तुरंत से जो शैलेंद्र होते हैं वो अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। वो बताते हैं कि सचिन और वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक ही जगह पर कार्य किया करते थे। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन एक दिन सचिन ने उनकी दोस्ती में गद्दारी कर दी। कैसी गद्दारी, वो पुलिस पूछती है तो वो बताते हैं कि शैलेंद्र थे जो उनके फ़ोन में उनकी पत्नी और उनकी कुछ प्राइवेट तस्वीरें और प्राइवेट वीडियो थी, जो सचिन ने धोखे से अपने मोबाइल में फॉरवर्ड कर ली। कुछ ऐसी तस्वीरें जिन्हें वो किसी को दिखा भी नहीं सकते थे, पति पत्नी की जो प्राइवेट फ़ोटोज़ थी। अब जो सचिन थे उन्होंने वो फ़ोटो अपने में ट्रांसफ़र करने के बाद अपने ही दोस्त को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जो शैलेंद्र थे वो बहुत परेशान हो गए अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए। अब वो करते तो क्या करते? ऐसे में 24 मार्च को उन्होंने अपने घर पर एक पार्टी रखी। पार्टी में सचिन को बुलाया गया। सचिन ने बहुत सारी शराब पी, उनके साथ खाना खाया और ऐसे ही करते-करते वो उसी के घर पर सो गया। शैलेंद्र भी सो गए और सचिन भी सो गया। लेकिन यहाँ पर जो शैलेंद्र थे वो सिर्फ सोने का नाटक कर रहे थे, वो असल में जागे हुए थे। वो उठते हैं और उठकर मौका देख कर के अपने दोस्त का फ़ोन उठाते हैं और अपनी पत्नी की वीडियो और फ़ोटोज़ डिलीट करना शुरू कर देते हैं। अभी वो डिलीट कर ही रहे थे कि अचानक से सचिन की नींद खुल जाती है। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। तुरंत से जो शैलेंद्र होते हैं वो किचन की ओर भागते हैं और जाकर के चाकू लेकर आते हैं और ताबड़तोड़ सचिन पर वार कर देते हैं। वार करते हैं तो सचिन की मौत हो जाती है। अब मौत हो जाती है, अब सचिन भी और लोगों की तरह अपने आप को मुजरिम साबित नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि वो इस कत्ल के इल्ज़ाम में ना फंसे। तो वो उस लाश को अपने ही घर पे रखता है, दूसरे दिन नहाता है, धोता है, तैयार होता है और तैयार होकर के ड्यूटी पर चला जाता है। अच्छे से सुकून से ड्यूटी देता है और शाम को आते वक़्त पॉलीथीन और चाकू अपने साथ लेकर के आता है। वो लाश के कम से कम 9 टुकड़े करता है, धड़ अलग करता है, सर अलग करता है, हाथ, पैर, पंजे सबको काट कर के रख लेता है। अब वो एक-एक करके बड़ी बारीकी से, अब बारी थी टुकड़ों को ठिकाने लगाने की। अब बारी से वो पॉलीथीन में शव के टुकड़ों को रखता है और किसी न किसी इलाके के गंदे नालों में फेंकना शुरू कर देता है। इसी के साथ जो शैलेंद्र होते हैं वो लेडीज़ गाउन खरीद के लाते हैं। लेडीज़ गाउन खरीद के लाते हैं और यहाँ तक कि वो मुँह बांध करके, जैसे अपना चेहरा छुपा करके निकलते हैं ताकि सीसीटीवी फुटेज को भी धोखा दिया जा सके, कभी शिनाख्त हो तो वो पहचाने ना जा सके। वो लेडीज़ गाउन पहन कर भी शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाते हैं। इसके साथ ही साथ वो सचिन का मोबाइल चुरा लेते हैं।
जिसके ज़रिए वो उनके नाते रिश्तेदारों से संपर्क में रहते हैं ताकि लोगों को लगे कि वो ज़िंदा हैं। मरने के काफ़ी दिनों तक भी वो मैसेज से बात कर रहे होते हैं और साथ ही साथ सचिन का उन्होंने एटीएम चुरा लिया होता है और उससे कुछ राशि भी निकालते हैं। अब अंत में वो सचिन का फ़ोन स्विच ऑफ करके फेंक देते हैं और जो एटीएम होता है उसे एक ट्रेन में एटीएम कार्ड और उसके साथ उसका पिन नंबर लिख कर के रख देते हैं। वो चाहते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति उस एटीएम कार्ड को उठाए और तो वो उसका पिन देखे और पिन देख कर के उसकी रकम को निकाले, ताकि जहाँ से रकम निकाली जाए पुलिस का रुख उस ओर मुड़ जाए। बहुत चालाकी दिखाई जाती है लेकिन उनकी चालाकी काम नहीं आती और अंततः वो पुलिस के कब्ज़े में आ जाते हैं। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि ऐसी घटनाओं से सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।